नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस का जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव में कांग्रेस की जीत के अलग कारण थे, लेकिन केदारनाथ में सरकार के प्रति मतदाताओं में जबरदस्त आक्रोश था। हरीश रावत ने कहा कि लव जिहाद लैंड जिहाद से होकर अब बीजेपी शराब जिहाद और धन जिहाद पर आ गई है। केदारनाथ से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक ऐसा देखा गया। महाराष्ट्र में तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री नोट बांटते हुए पकड़े गए। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप बीजेपी पर लगाए। बचाव में हैंड इन ग्लोव है, जो नियंत्रक है वही जो है भक्षक बन करके खड़ी दिखाई दे रही है संस्था। और दूसरी तरफ अडानी जी की संपत्ति जिस तरीके से बढ़ी है, बिना खुले सरकारी संरक्षण से बढ़ रही है, और उनके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के मामले कई जगहों से उठ रहे हैं, कई देशों में उठे हैं। अब अमेरिका में तो इस समय इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ डीजीपी अभिनव कुमार ने किया। 4 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर से 90 से अधिक टीमें हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों और आयोजकों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने खेलों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि खेल न केवल एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन और टीम वर्क की भावना भी पैदा करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना बनाए रखने की अपील भी की। करके आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 90 से अधिक यूनिवर्सिटीज और देश भर की 90 से अधिक यूनिवर्सिटी से यहाँ लड़के आए हैं खेलने के लिए। और अभी आपने देखा किस उत्साह के साथ यहाँ पे मार्च पास्ट हुआ और ओपनिंग सेरेमनी हुई, और मुझे पूरा विश्वास है अगले 4 दिनों में बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। बहुत उच्च कोटि की खेल भावना के साथ ये टूर्नामेंट आयोजित होगा। और आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में आपको पता ही है 2 महीने बाद राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खेलों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर प्रकार से खेल नीति लाई गई है, उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। तो इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों की खेल क्षमता को विकास के कई नए अवसर मिलेंगे। हल्द्वानी में शादी समारोह के सीजन में सड़कों पर जाम न लगे, इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने नई गाइडलाइन तैयार की है। हल्द्वानी में प्रशासन ने आम लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए 7 पॉइंट्स की गाइडलाइन तैयार की है, जिसका दूल्हा और दुल्हन पक्ष वालों को 7 फेरे लेते समय खास ध्यान देना होगा। प्रशासन ने साउंड ट्रॉली पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और किसी भी तरह से रोड पर ट्रैफिक जाम ना किया जाए, इसकी भी सख्त हिदायत दी है। शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था खुद बैंक्वेट के मालिकों को सुनिश्चित करनी होगी और रोड पर किसी भी प्रकार से वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा। इसी तरह से नियमों को प्रशासन ने तैयार किया है, जिनका पालन न करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। एक एक्सपीरियंस किया था, कुछ प्लानिंग हमारी दीपावली के टाइम पे सफल रही, तो उस पर विचार मंथन हुआ कि क्यों ना हम इस बार, अभी शादी का सीजन आ रहा है, वो भी एक तरह का त्योहारी सीजन ही है, और शादी जिंदगी में एक बार ही होती है, तो आदमी उसमें काफी चीजें होती हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा उसको बेटर तरीके से प्लान करने के लिए एक मीटिंग रखी थी। इसमें जो हमारे केटरिंग एसोसिएशन वाले हैं, टेंट एसोसिएशन है, और जो बैंक्वेट हॉल और जितनी भी एसोसिएशन हैं, उन्होंने कंबाइंड मीटिंग रखी थी, और इसमें प्रशासन के भी लोग थे, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग थे। तो इसमें जो मेजर जो चीजें निकल के आई हैं, जिसमें एक आम सहमति बनी है, एग्रीमेंट हुआ है।
उत्तरकाशी शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बुलडोजर से हनुमान चौक पर अतिक्रमण अभियान एक बार फिर से शुरू कर दिया है, जिससे शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इधर नगरपालिका बड़ाहाट उत्तरकाशी के अधिशासी अधिकारी नगरपालिका शालिनी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शहर में नालियों और रास्ते पर कच्चे अतिक्रमण जमाए लोगों को 3 दिन पहले सूचित किया गया था, लेकिन अवैध कब्जा जमाए लोगों ने अपना कब्जा नहीं हटाया, जिससे नगरपालिका प्रशासन ने शहर भर में अतिक्रमण ध्वस्त करने का अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। हाँ, ये संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है कि नगर पालिका द्वारा जो है जो कच्चा जो है अवैध अतिक्रमण था उसके संबंध में उन्होंने पूर्व में सूचना भी दी है और उसके अनुसार वो लोग नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें उच्चाधिकारियों से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार जो है नियमानुसार कार्रवाई होगी। मेरे को प्रशासन ने ना कोई नोटिस दिया और मेरे घर में ना कोई कमाने वाला है ना खाने वाला है। मैं अकेले कमाने वाली हूँ ना, मेरे बाप है भाई, हम 6 महीने कहाँ जाएंगे। मैं अकेले रोजी रोटी चलाती हूँ अपनी, मुझे मान के चलता है। बताइए मालिक हमने तक जाइए 24 तारीख को लड़ाई हुई थी, उस समय पे मेरी दुकान तोड़ी गई। हम के टारगेट रहते सर, यहाँ पे हम भी बचपन से यही रहते हैं, हमारा जन्म भी यही, हम भी यही खा रहे पी रहे बचपन से। 24 तारीख को सर सबकी दुकान सेफ नहीं थी, मेरी दुकान। हल्द्वानी के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गैस प्लांट चौकी के आसपास ट्रैफिक पुलिस ने अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। एसपी ट्रैफिक पंकज गैरोला के निर्देश पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चालान कार्रवाई जो है वो की जा रही है और सड़कों पर बिना सोचे समझे गाड़ियों को खड़ा करना इलाके में आए दिन जाम की समस्या बनती जा रही है। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही थी, बल्कि राहगीरों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ता था। पुलिस द्वारा इस कार्रवाई के तहत गाड़ियों को हटाने के साथ साथ वाहन चालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी गलती दोहराने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने पूर्व में भी कार्रवाई करी थी और ये बात सही है कि वहाँ पे अक्सर ये लोग खड़े हो जाते हैं, समय समय पे हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसमें पुनः कार्रवाई दोबारा अभियान के रूप में करेंगे। वहाँ की चौकी को भी निर्देशित करेंगे, वहाँ के थाना प्रभारी को भी हम अपनी तरफ से इसमें ऑर्डर भी भेज देंगे और सब जो हमारी पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस है वो निरंतर इसमें चालानी कार्रवाई करेगी। वहाँ पे गाड़ियां खड़ी ना हो, आसपास के जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए चौकी स्तर पर उनकी बुलाकर बैठक ली जाएगी। रुड़की की गंगनहर कोतवाली का एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। एसपी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोतवाली में उपलब्ध सभी संसाधनों के रखरखाव संचालन की जानकारी ली गई, साथ ही अभिलेखों के भी रखरखाव की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि लंबित अपराधों के भी निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कोई खामियां नहीं पाई गई। अस्त्र शस्त्रों का रखरखाव भी सही पाया गया है, साथ ही आवश्यक सुधार के भी निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ अभी कोतवाली गंगनहर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर उपलब्ध जो भी संसाधन है उन संसाधनों के रखरखाव, उनके जो संचालन की जानकारी है वो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को कितनी है, कितनी बेहतर है और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है, इसकी समीक्षा की जा रही है। राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया है। कमेटी ने शासन के इस पर जवाब मांगा है और पूछा गया है कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए। इस हादसे में 6 छात्रों की मौत के पीछे क्या वजह रही, ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शासन ने परिवहन विभाग को बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के साथ ही सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है, ताकि शहर में ऐसे हादसों से बचा जा सके।
हाँ, जैसे आपको पता है कि देहरादून के ONGC चौक पर 11 नवंबर की रात को एक बड़ी भयावह दुर्घटना हुई, जिसमें 6 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई और एक 7वां व्यक्ति जो उसमें सवार था वो अभी घायल है। और वस्तुतः ये लोग इनोवा वाहन पे सवार थे और बल्लूपुर की तरफ से गाड़ी आ रही थी। ONGC चौक पर एक कंटेनर से पीछे से इसमें कोलिजन हुआ और उसके बाद इनोवा गाड़ी बहुत हद तक डैमेज हो गई और 50-60 फीट आगे तक घिसटती हुई चली गई और घिसटती हुई गई और एक भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारी ने शुक्रवार को भगवानपुर थाने में प्रदर्शन कर एक फैक्ट्री मालिक पर 43 लाख रुपए होने का आरोप लगाते हुए पैसे दिलाने की मांग की है। उसने बताया कि करीब 2 महीने पहले काली नदी चौकी पर हुए एक समझौते में कंपनी मालिक ने पूरी रकम लौटाने का वादा किया था, जो अभी तक नहीं लौटाई गई है, जिसके बाद किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने भगवानपुर थाने पहुंचकर पैसे दिलाने की मांग की है और कहा गया है कि अगर 30 नवंबर तक पैसे नहीं आए तो कंपनी पर तालाबंदी की जाएगी। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के युवा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष अजय त्यागी, युवा ब्लॉक अध्यक्ष बाबू शुएब, अशोक आदि किसान नेता मौजूद रहे। आज जो है एक प्लाईवुड फैक्ट्री है भगवानपुर में, हमारे किसान के 43 लाख रुपए उसको बकाए थे जो माल दिया था। उसने एक फैसला हुआ था काली नदी चौकी में बैठ कर, उसमें स्वीकार करे थे कि यहाँ मुझे पैसे देने हैं, तो उसने 3 लाख रुपए दिए हैं, बाकी 39 लाख रुपए के लगभग उसका बकाया पेमेंट है जो आजकल करता आ रहा। यह मामला ये है, हम रहने वाले अफजलगढ़ के हैं। हमने औरम सुंदरम पिलाई बोर्ड में फिलिंग वो लिप्टिस और पॉपुलर भेजा था पक्के बिल पे, माल पे विद GST पिछले साल 2023 में। आज तक हम चक्कर लगा रहे हैं, हमें पेमेंट नहीं दे रहे हैं। हम वहाँ जा रहे हैं तो हम पे मुकदमा लगवाने की धमकी दे रहे हैं। कितने पैसे? हमारे सर अब 42 लाख रुपए। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी।
उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के राष्ट्रीय खेल सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और सहकारी सस्ता गल्ला राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में राशन डीलर्स के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सस्ता गल्ला दुकान आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि जल्द ही महिला सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं का जो सम्मेलन है उसे भी आयोजित किया जाएगा। देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है। और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीजें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आने में अब महज एक दिन शेष रह गया है। ऐसे में बीजेपी लगातार केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों के भरोसे अपनी जीत की उम्मीद कर रही है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री धामी की तरफ से केदारनाथ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों को बेहतर करने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां के प्राचीन मंदिर के सौंदर्यीकरण पर भी लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इन्हीं कार्यों का परिणाम इस उपचुनाव में सामने आएगा। नहीं, वहां पर देखिए, मुख्यमंत्री जी ने, मैं देख रहा था कि तमाम कार्य वहां पर किए हैं, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, सड़कों का होगा या शिक्षा की दृष्टि होगा, या वहां पर जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनके उद्धार के लिए, उनके सौंदर्यीकरण की दृष्टि से लगभग मुझे लगता है कि ये सारे कार्य लगभग 600 करोड़ उन पर खर्चा आएगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी। इस मीटिंग में बीजेपी संगठन चुनाव की कार्य योजना पर चर्चा होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी खजान दास बैठक में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का
संगठन पर्व पहले सदस्यता अभियान के रूप में चलाया गया और अब आगामी संगठन के चुनाव होने हैं, उसको लेकर बैठक में कार्य योजना पर चर्चा होगी। मनवीर चौहान ने कहा कि आगे मंडलों का चुनाव होगा, जिला अध्यक्ष जो हैं वो फिर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव होंगे और जिसको लेकर कार्यशाला का भी आयोजन आज दिल्ली में होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व जो पहले सदस्यता अभियान के रूप में चलाया गया और अब उसको संगठन पर्व को जो हमारे संगठनात्मक चुनाव होने उसके रूप में आगे लगातार वो बढ़ रहा है और इसी को लेकर के ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बैठक नहीं है दिल्ली में। ये बैठक एक रूटीन बैठक संगठन पर्व की जो आगे के कार्यक्रम है उसको लेकर के पूरे देश में जो संगठन पर्व मनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव में कांग्रेस की जीत के अलग कारण थे, लेकिन केदारनाथ में सरकार के प्रति मतदाताओं में जबरदस्त आक्रोश था। हरीश रावत ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद से होकर अब बीजेपी शराब जिहाद और धन जिहाद पर आ गई है। केदारनाथ से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक ऐसा देखा गया। महाराष्ट्र में तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री नोट बांटते पकड़े गए। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप बीजेपी पर लगाए। बीजेपी अब लव जिहाद, लैंड जिहाद से अब शराब जिहाद और पैसा जिहाद में पहुंच गई। उसके सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। केदारनाथ जी से लेकर के महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र में तो उनके राष्ट्रीय महामंत्री जो है पैसा बांटते हुए पकड़े गए और केदारनाथ के अंदर मनोज तिवारी जी साक्षी हैं। लोगों ने बहुत बड़ी खेप पकड़ी उनकी शराब की और मुकदमा दर्ज हुआ है भाजपा के लोगों और सरकारी मशीनरी का उपयोग। पहली बार मैंने देखा कि पुलिस जिसको इस तरीके की शराब इत्यादि के बंटवारे को बांटने को रोकना चाहिए था, उनको माध्यम बनाया गया। पुलिस की गाड़ियों में शराब बंटवाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों में किए जा रहे नवाचारी प्रयासों और सफलता की कहानियों को और स्कूलों के साथ साझा कर प्रेरणा देने के लिए राजधानी देहरादून के शिक्षा विभाग परिसर में विशेष सेमिनार के समापन हो गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा है कि उत्तरी पूर्वी राज्यों के स्कूलों में भी इस सेमिनार में हिस्सा लिया गया और कई राज्यों के स्कूल के टीचर और प्रधानाचार्य के साथ उत्तराखंड के छात्र और टीचर भी आए हैं जो अपने किए गए इनोवेशन पर चर्चा कर रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप और नेपा के संयुक्त तत्वाधान में 20 से 22 नवंबर तक हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है विद्यालय नेतृत्व में नवाचार, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में। तो कल इसका उद्घाटन जो है हमारे सचिव विद्यालय शिक्षा द्वारा किया गया है और ये 3 दिन तक चलेगी। बेसिकली इसमें जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। विभिन्न राज्यों से फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।